नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो देखिए आपका यहाँ पर जो आपका अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 8वीं समाज विज्ञान का जो पेपर है आपका असली वाला बेच चेंज हो गया है। अब आपको परीक्षा में यह वाला पेपर देखने को मिलेगा। यही आपका 100% आपका रियल क्वेश्चन पेपर देने को वाला है, जो कि आपको 16 तारीख को देखने को मिलने वाला है। हमने आपको जो इससे पिछले वीडियो प्रोवाइड कराई थी, हमने आप पहले ही आपको वार्निंग दे दी थी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है चेंज हो सकता है, क्योंकि आपको 3 दिन का गैप मिल रहा है। तो अधिकारी लोग को यदि पता चल गया तो आपका जो पेपर है वही चेंज कर दिया जाएगा। तो अधिकारी को यहाँ पर पता लग गया है और आपका पेपर चेंज हो गया है। अब आपको यही पेपर देखने को मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पर इसी पेपर को तैयार करना है। तो हम इसको पूरा सॉल्यूशन देने वाले हैं। देखिए जो इसका जो पिछला पेपर था उसमें जो है आपके, ठीक है, इस पेपर में हुआ क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव तो सेम है, लेकिन जो आगे के जो प्रश्न है आपके भी यहाँ पर चेंज हो गया है पिछले पेपर से। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। अब बिल्कुल भी आपको पेपर चेंज नहीं होगा, बिल्कुल यही पेपर आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से वर्कशीट पर आपको कार्य प्रारंभ कर दे रहा है। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक आपको क्या रहने वाले हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न रहने वाला है। पूरा प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 22 तक का उत्तर आपको इसी एक वीडियो में देखने को मिलेगा। कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 1 हमें दिया है, वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत है। यानी कि हमें बताना है वायुमंडल में कितने परसेंटेज नाइट्रोजन है और कितने परसेंटेज ऑक्सीजन है। ऑप्शन है 78 और 0.6%। ऑप्शन बी 78 और 21%। ऑप्शन सी 21 और 71%। ऑप्शन डी 75 और 25%। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी 78 और 21%। और एक और बात जान लीजिए, हम जो आपको आंसर दिखा रहा है, यह आंसर हम दिखा रहे हैं आपको एमपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल आंसर के आधार पर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के आधार पर आपके जो टीचर है वे आपकी कॉपियाँ को यहाँ पर चेक करेंगे। तो आपको यही आंसर आपको लिख कर आना है जो हम आपको बता रहे हैं, ताकि आपको पूरे में से पूरा नंबर मिल पाए। यदि आप कोई दूसरा आंसर लिख कर आओगे तो पूरे नंबर आपको नहीं मिल पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में पाया जाता है। ऑप्शन है एनाकोंडा, ऑप्शन बी ध्रुवी भालू, ऑप्शन सी जिराफ, ऑप्शन डी तेंदुआ। तो इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एनाकोंडा। तो आइए चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अपने अगले प्रश्न के उत्तर की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 3 हमें दिया यहाँ पर, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाने वाला जलवायु प्रदेश है। ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश, ऑप्शन बी टुंडा तुल्य जलवायु प्रदेश, ऑप्शन सी भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, ऑप्शन डी मानसूनी जलवायु प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 4 हम देखते हैं, दिल्ली सल्तनत काल के राजवंशों में शामिल नहीं था। ऑप्शन ए लोधी वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी सैयद वंश, ऑप्शन डी पल्लव वंश। इसका राइट आंसर लिखेंगे आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पल्लव वंश। आइए देखते हैं हम यहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक 5वां, भील, कोली एवं काटकारी जनजाति भारत के किस भाग में निवास करती है। ऑप्शन ए पूर्वी, ऑप्शन बी पश्चिमी, ऑप्शन सी दक्षिणी, ऑप्शन डी उत्तरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पश्चिमी। प्रश्न क्रमांक 6, विधानसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं ना, जो विधानसभा में जो सदस्य होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो देखिए विधानसभा में कौन बैठते हैं, विधायक बैठते हैं। तो हम उन्हें कहते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विधायक, है ना। ऑप्शन ए है विधायक, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी सांसद, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री, है ना, विधायक कहते हैं। प्रश्न 7वां, अमृता शेरगिल एवं कल्पना चावला का संबंध किस क्षेत्र से है ना, मतलब कि कौन सी फील्ड में काम करती है। ऑप्शन ए पायलट एवं वैज्ञानिक, ऑप्शन बी समाज सेवी एवं पेंटर, तीसरा पेंटर एवं अंतरिक्ष यात्री, ऑप्शन डी महिला डॉक्टर एवं वैज्ञानिक। तो ये जो है पेंटर और अंतरिक्ष यात्री से है इनका संबंध, यानी कि अमृता शेरगिल का संबंध है पेंटर से और कल्पना चावला का संबंध है अंतरिक्ष यात्री से। प्रश्न क्रमांक 8वां हम देखते हैं,
आपको अपने घर का फर्नीचर एवं मोटर साइकिल बेचना है, आप किस प्रकार के विज्ञापन का इस्तेमाल करें, है ना। तो देखिए हम करते कि जैसे कि मान के चलिए हमें जो है घर का फर्नीचर और मोटरसाइकिल बेचना है, तो हम किस प्रकार का विज्ञापन का इस्तेमाल कर सकते हैं हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए है राष्ट्रीय विज्ञापन, तो इसका इस्तेमाल तो हम नहीं करेंगे क्योंकि जो है ये सरकार द्वारा चला जाते हैं। दूसरा वर्गीकृत विज्ञापन, इसका भी हम उपयोग नहीं करेंगे। जन कल्याण संबंधी विज्ञापन, देखिए हम यहाँ पर फर्नीचर और साइकिल बेचकर हम कोई जन कल्याण तो कर नहीं रहे, कोई फ्री में गिफ्ट तो दे नहीं रहे, तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी है सूचनाप्रद विज्ञापन, हाँ ये है आपका राइट आंसर। तो क्योंकि हम जो है सूचना यहाँ पर दे रहे हैं कि हमें अपने घर का फर्नीचर और मोटरसाइकिल बेचनी है, तो राइट आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी, सूचनाप्रद विज्ञापन। आइए बढ़ते प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। एक निश्चित दिन लगने वाला बाजार जहां जरूरत के सभी सामान होते हैं, किस प्रकार का बाजार होगा, है ना। आपने देखा होगा आपके गांव या शहर में क्या एक ऐसा दिन होता है जहां पर क्या सब्जियां बिकती है ना, फल फ्रूट बिकते हैं, बाजार लगता है एक प्रकार का, जहां पर आप अपने ज़रूरत के सभी सामान खरीद सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है मोहल्ला दुकान, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये जो है ये तो हर दिन लगती है। दूसरा ऑनलाइन बाजार, ये भी आपके हर दिन रहते हैं। तीसरा साप्ताहिक बाजार, ऑप्शन डी शॉपिंग मॉल, शॉपिंग मॉल भी हर दिन खोले होते हैं, लेकिन इसका नाम से स्पष्ट है साप्ताहिक बाजार, यानी कि सप्ताह में एक दिन लगने वाला बाजार। यहाँ पर इसका राइट आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी, साप्ताहिक बाजार। प्रश्न क्रमांक 10वां अब हम यहाँ पर देखेंगे, जो कि दिया है 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य निर्मित भवनों में वास्तुकला की किस शैली का उपयोग किया गया। ऑप्शन ए नागर शैली, ऑप्शन बी द्राविड़ शैली, ऑप्शन सी पारिजातीय शैली, ऑप्शन डी अनुप्रस्थ टोडा शैली। तो इसका राइट आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी, द्राविड़ शैली जो है इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं यहाँ पर अपने लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ। यहीं से आपको जो है क्वेश्चन चेंज हुए, तो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 20 तक आपका क्या है लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न आपको यहाँ पर 3 नंबर का रहने वाला है। बड़े ही सुंदर यहाँ पर राइटिंग से मैंने आपके लिए यहाँ पर सभी आंसरों को लिख कर लाया हूँ। तो प्रश्न क्रमांक 11 हम देखते हैं, सेलों को प्रकार लिखते हुए प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। तो इसको उत्तर हम देखते हैं, सेलों को कितने 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है आग्नेय सेल, दूसरा अपसादी सेल, तीसरा रूपांतरित सेल। आग्नेय सेल का उदाहरण रहेगा ग्रेनाइट, अपसादी सेल का उदाहरण रहेगा कोयला, और रूपांतरित सेल का उदाहरण यहाँ पर रहने वाला है संगमरमर। अब देखते हैं हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12वां, जल चक्र क्या है लिखिए। तो आइए देखते हैं जल चक्र की परिभाषा क्या है। जो जल चक्र होता है ना, देखिए जल चक्र यानी कि घूमना, जल का घूमना। पृथ्वी पर उपलब्ध जितना भी जल होता है क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, और एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करने की चक्रीय प्रक्रिया है। आइए समझते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो जितनी भी नदियाँ होती है, तालाब होते हैं, वे क्या होते हैं बरसात और ठंडियों के दिनों में क्या होते हैं भारे होते हैं लबालब। तो ये इनका एक रूप हो गया। अब जैसे ही गर्मी आती है तो क्या होता है, गर्मी से जो है वाष्प निकलती है, धूप जो है उन पानी को सोख लेती है और वह भाप बनकर वायुमंडल में उड़ जाते हैं, यानी कि वे दूसरे रूप में परिवर्तित हो गए। और कई सारी जो नदियाँ होती है वे क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर चले जाती है, इसी को हम जल का चक्र कहते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13वां, दी गई स्थलाकृतियों को सारणी अनुसार पूर्ण कीजिए, है ना। यहाँ पर देखिए निर्मित स्थलाकृति दी गई है, उन्हें हमें निक्षेपण कार्य शक्ति का नाम लिखना है, यानी कि जो स्थलाकृति है वे किसके द्वारा निर्मित हुई है हमें उसका नाम लिखना है। पहला हम देखते हैं लोएस का मैदान, ये किसके कारण उत्पन्न हुआ है, पवन के साथ मिली हुई धूल के कारण। दूसरा है डेल्टा, ये जो है नदियों द्वारा लाई गई गाद के कारण होता है। बाल का डिब्बा, ये चट्टानें टूट फूट कर होता है। आइए चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अपने प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 14 हमें दिया है,
8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं द्वारा किन दो तरह की इमारतों के निर्माण किया गया, लिखिए। तो इसको उत्तर आप लिखेंगे 8वीं से 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारत में सुरक्षित संरक्षित जगह और दूसरी इमारतों में आराम विराम की भव्य जगह, किले, महल तथा मकबरे थे। प्रश्न 15वां में दिया है यहाँ पर, दिल्ली सल्तनत काल की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर लिखेंगे दिल्ली सल्तनत काल की प्रमुख विशेषताएं। पहला, इस काल के राजाओं का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत तक फैला था। दूसरा, दिल्ली सल्तनत काल भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के उदय का काल था। तीसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक इस काल का पहला सुल्तान था। प्रश्न क्रमांक 16, जनजातीय समाज के जीविकोपार्जन के क्या क्या साधन थे, कोई 3 लिखिए, है ना। मतलब कि वह जीवन यापन के लिए कौन कौन से कार्य करते थे वह बताना है। तो जो जनजातीय समाज यानी कि आदिवासी समाज होता था, जीवन जीने के लिए खेती, शिकार और फलों का व्यापार उनके प्रमुख साधन थे, जिससे वे आय प्राप्त करके अपने जीवन को व्यतीत करते थे। प्रश्न 17, लोकतंत्र में यदि हमें समानता को स्थापित करना है तो संविधान में किए गए कोई 3 प्रावधान लिखिए, है ना। समानता जो स्थापित होती है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, तो हमें बताना है। तो लोकतंत्र में समानता स्थापित करने के लिए संविधान के क्या क्या प्रावधान है। पहला, विधि के समक्ष समानता। दूसरा, लोक नियोजन के विषय में अब की समानता। तीसरा, छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता का अंत, है ना। पहले क्या होती थी, छुआछूत होता था, जो बड़ी जाति वाले लोग होते थे वे छोटी जाति वाले लोगों को नहीं छूते थे, तो उसको जो यहाँ पर अंत कर दिया गया है। प्रश्न 18वां में देखते थे, विधायक बनने के लिए आवश्यक अर्हताएं लिखिए, है ना। विधायक बनने के लिए कौन कौन सी शर्त होती है, हमें उसके बारे में लिखना है। तो आइए इसको उत्तर हम देखते हैं। तो पहली शर्त क्या है, उम्मीदवार को क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। भारत के नागरिक का प्रमाण उसके पास होना चाहिए, मूल जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए। दूसरा, जो उसकी आयु है 25 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए, उससे कम का नहीं होना चाहिए। तीसरा, उम्मीदवार को भारत सरकार के तहत किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि उसको जो है उसकी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 19वां, लोकतंत्र में जनसंचार माध्यम की भूमिका लिखिए। जनसंचार माध्यम यानी कि जैसे कि आपका अखबार हो गए, जो टीवी न्यूज़ चैनल हो गए, उनकी क्या भूमिका है। तो इसका उत्तर हम देखते हैं, लोकतंत्र में संचार माध्यमों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बदलते बिगड़ते हालात में समाज को सचेत करने तथा सरकारों पर अंकुश लगाने के लिए वर्तमान में संचार माध्यमों का स्थान सर्वोपरि है ना। जैसे कि देखिए 2 साल पहले क्या आपका कोरोना आया था, तो कोरोना में जो है चेतावनी देनी आवश्यक थी। तो देखिए चेतावनी देने के लिए आपको जो न्यूज़ चैनल थे उन्होंने आपको बहुत चेतावनी दी ताकि आप सतर्क यहाँ पर हो सके। और यदि फिर सरकार या फिर कोई गलत काम कर रही है जिससे जनता अनजान है, तो उनके गलत कामों पर अंकुश लगाने के लिए भी संचार माध्यमों का स्थान यहाँ पर क्या है, सर्वोपरि है। प्रश्न क्रमांक 20वां, साप्ताहिक बाजार एवं मोहल्ला दुकान में कोई 3 अंतर लिखिए। तो आइए इसको उत्तर हम देखते हैं। पहला, जो साप्ताहिक बाजार है नाम से स्पष्ट है, सप्ताह में क्या लगता है, एक वाला लगता है। साप्ताहिक, सप्ताह इक यानी एक, सप्ताह में एक दिन लगने वाला बाजार सप्ताह में एक दिन लगते हैं, जबकि जो मोहल्ले की दुकानें होती है वे क्या सभी दिन खुलती है। दूसरा, साप्ताहिक बाजारों की वस्तु की कीमत क्या निश्चित नहीं होती है ना। कोई सस्ता में बेचता है, कोई महंगे में बेचता है, लेकिन मोहल्ले की दुकान की सभी वस्तुएं एक निश्चित कीमतों पर बेची जाती है। थोड़ा बहुत फिर भी यहाँ पर अंतर होता है। तीसरा, साप्ताहिक बाजार में मोल भाव चलता है ना। मोल भाव आप वहाँ पर कर सकते हैं, जहाँ से सस्ता मिल रहा है वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन मोहल्ला दुकान में नहीं। आइए देखते हैं हम यहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक 21 और 22वां। ये आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न आपका यहाँ पर 5 नंबर का रहने वाला है। प्रश्न 21 है, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, आपदा आने पर अपना बचाव किस प्रकार करेंगे। ठीक है,
तो आइए समझते प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, प्रकृति से आने वाली आपदा या फिर खतरा, पर्यावरणीय असंतुलन और पृथ्वी की आंतरिक हलचल जब भयानक रूप ले लेती है तो उसे प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। बाढ़, भूकंप, तूफान, सुनामी, ज्वालामुखी, हिमस्खलन, भूस्खलन आदि घटनाओं को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है ना। इन्हीं के कहते हैं हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। आपदा जैसे भूकंप के समय आपकी सबसे बढ़िया प्रतिक्रिया होगी कि निकल भागे, ओट ले अथवा ज्यों का तोड़ खड़ा रहे, जमीन पर लेट जाए, किसी मजबूत बेंच या बेड के नीचे छिप जाए, घुटनों पर सिर रख ले, सिर हाथों से ढक ले। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका रहने वाला है, प्रश्न क्रमांक 22वां, जो कि है समानता से क्या आशय है। सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी एक योजना का वर्णन लिखिए। तो इसको उत्तर हम देखते हैं। समानता का अर्थ किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें उस समाज के सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं। अब एक योजना का नाम हम लिख देते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को घर बनाने के लिए पैसे देते हैं, जिसे सीधे लाभार्थी के खाते में डाला जाता है। इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्र के लोगों को 20,000, 1,20,000 और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक को 1,30,000 रुपये घर बनाने के लिए दिया जाता है। तो ये था विद्यार्थियों आपके सभी प्रश्नों के उत्तर। उम्मीद है आपको वीडियो यहाँ पर पसंद आया होगा। तो आपको हमारी जोरदार मेहनत के लिए इस वीडियो को आपको दिल की गहराई से लाइक कर देना है और चैनल है ना छप्पड़ फाड़ के लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को छप्पड़ फाड़ के शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी हमारे वीडियो का लाभ मिल पाए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान पर दबा दीजिएगा ताकि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं हम आपको किसी नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।